नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। ग्लोबल न्यूज़ के साथ हम करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करके यूएस मार्केट्स के बारे में। तो यूएस मार्केट्स कल जब ओपन हुए तब वो नेगेटिव टेरिटरी में ओपन हुए। बिकॉज वीकेंड पर न्यूज़ क्या आई थी? वीकेंड पर न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने 30% टैरिफ्स अनाउंस किए हैं ऑन यूरोपियन यूनियन एंड मेक्सिको स्टार्टिंग 1 अगस्त। तो टैरिफ्स का आना ये यूएस मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो मार्केट्स नीचे थे, बट एज द डे प्रोग्रेस्ड ये सारे जो लॉसेस है वो रिकवर हो गए एंड द स्टॉक मार्केट स्टार्टेड गोइंग इन पॉजिटिव टेरिटरी। तो लगभग फ्लैटिश मार्केट कल देखने को मिला। अब इसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ऐसा सेंटिमेंट आने लगा है। जब ऑलरेडी ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं तो फिर मार्केट रिकवर कैसे हो रहा है? इसके दो तीन हम जो कंक्लूजन्स है वो यहाँ से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स ये बिलीव करते हैं कि नया टैरिफ लाया भी गया है, लेकिन ये शायद आगे जो निगोशिएशंस होंगे उससे शायद ये रिजॉल्व हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि बातें हो रही है कि यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको के जो लीडर्स है वो कंटिन्यू टॉक्स में है विद द यूएस कि वो निगोशिएट कर सके लोअर रेट्स को। एक और रीजन ये हो सकता है कि मार्केट्स कंप्लीटली कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है ट्रम्प के ट्रेड पॉलिसीज में। कि अब उन्हें पता है कि कोई पॉलिसी अगर अनाउंस भी हो तो इट माइट गेट निगेटेड एंड कोई भी टैरिफ्स जो है वो उतने सीरियसली नहीं लिए जाएंगे। तो ये हो सकते हैं उसके दो पर्टिकुलर रीजंस कि क्यों मार्केट इज नॉट रियली रिएक्टिंग नेगेटिवली टू एनी टैरिफ अपडेट्स। इसके अलावा इन्फ्लेशन डेटा इस हफ्ते में ड्यू है, तो उससे ब्रॉडर इम्पैक्ट दिख सकता है हमें ऑफ द एग्जिस्टिंग टैरिफ्स जो ट्रम्प ने इकोनॉमी पर लगाए हैं। अर्निंग सीजन सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं, इवन यूएस कंपनीज के लिए शुरू हुआ है। तो जेपी मॉर्गन चेस जैसे कंपनीज इस हफ्ते में अपने जो रिजल्ट्स है वो रिपोर्ट करने वाले हैं, तो एनालिस्ट की नज़र ये सारी चीज़ों पर भी रहेगी। ओवरऑल सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट ऐसी है कि अब फोकस थोड़ा अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस पर चला गया है फ्रॉम द टैरिफ थ्रेट्स। क्योंकि अब मार्केट भी समझ गया है कि टैरिफ के बाद अब 3-4 महीने हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। अब हमें एक्चुअल जो कंपनीज कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उसको दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टैरिफ्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कभी भी हटाए जा रहे हैं, वन टू वन निगोशिएशन हो रहे हैं, उसके बाद भी टैरिफ्स चेंज हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर अब इन्वेस्टर्स समझ गए हैं, ऐसा करंटली मार्केट के बिहेवियर से लग रहा है। बहरहाल बाकी जो रिफ्ट है बिटवीन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेडरल रिजर्व वो भी ग्रो होती हुई दिख रही है, तो इस पर भी इन्वेस्टर अटेंशन रहेगा इस हफ्ते में। क्योंकि रिसेंटली पब्लिकली दोनों ही पार्टीज ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल रिजर्व दोनों ने ही क्लियर कर दिया है कि उनकी जो है वो आपस में बंद नहीं रही है। राइट, ट्रम्प ने तो ये काफी क्लियरली ये क्लियर कर दिया है। तो अब इस हफ्ते में और भी चीजें उस पर सामने समझ में आएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि फेडरल रिजर्व क्या स्टांस लेता है अपनी पॉलिसी के लिए आगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स की जो कल डिक्लेयर हुए। सो सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर काफी अच्छा आया है एट 2.1%। अच्छा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर कम आया है। इन्फ्लेशन का नंबर अगर कम आता है तो सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को और भी लीवे मिल सकता है रेट कट्स करने का। तो अब 2.1% का ये जो नंबर है, इन्फ्लेशन का नंबर है, वो अब 6 ईयर लो पर पहुंच गया है। पिछले 6 सालों में ये सबसे कम इन्फ्लेशन का नंबर दिखने में आया है। मेनली क्यों इतना लो आया है? मेनली ड्रिवन बाय फॉलिंग फूड प्राइसेस। तो यहाँ पर हमें इन नंबर्स को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सीपीआई नंबर्स में फूड का जो इन्फ्लेशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड चाहे हमें एज नॉर्मल पीपल हु आर सीइंग मार्केट्स, हम देखते हैं कि हम बाजार में जाकर हर चीज के दाम देखते हैं, भले ही हमें उसका एक इंडिकेशन हो कि प्राइजेस तो कम हुए नहीं है, फूड के प्राइजेस भी कम हुए नहीं है, पिछले 3-4 सालों में प्राइजेस बढ़ते ही गए हैं। ये हमारा एक नॉर्मल रवैया होता है वाइल वाइल रिएक्टिंग टू नंबर्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन एंड बाकी सारे इन्फ्लेशन नंबर्स जो भी आते हैं। हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये बेस इफेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बेस इफेक्ट ये कहता है कि पिछले साल के सेम मंथ में प्राइजेस ऑलरेडी काफी ऊपर थे एंड उसके कंपैरिजन में ये नंबर्स कम है। तो ये मेन रीजन है व्हाई फूड इन्फ्लेशन हैज एक्चुअली फॉलन डाउन। तो यहां पर एक डिफ्लेशन दिखा है फूड के प्राइसेस में, जिस वजह से टोटल सीपीआई नंबर जो है वो कम आया है। रिटेल फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर ये एक 74 मंथ लो पर पहुंच गया। डिफ्लेशनरी टेरिटरी में पहली बार आया है सिंस अप्रैल 2019। जो की कंट्रीब्यूटर्स है फूड के प्राइसेस कम होने में, उसमें वेजिटेबल्स है जो 19% चीपर रहे
कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसके अलावा पल्सेस भी 12% डिक्लाइन, पल्सेस में भी 12% का डिक्लाइन दिखा है। एंड इसके अलावा बाकी ऑयल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों के प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड नजर आ रहे हैं। अब ये जो सबड्यूड इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट है, इससे हो सकता है कि आरबीआई को एक रूम मिल जाए टू ईज रेट्स। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, उन्होंने ऑलरेडी 3 रेट कट्स डिलीवर किए हैं सिंस फरवरी, इंक्लूडिंग अ 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट जो उन्होंने जून में किया था। तो रेपो रेट करंटली 5.5% का है एंड 100 बेसिस पॉइंट्स बिलो है जो रेट बिगिनिंग ऑफ 2024 में था वहां से। तो अब डेटा सामने आने लगा है, अब ये देखना होगा कि एमपीसी अपनी अगली कमेटी मीटिंग में क्या करता है। नीति आयोग ने रेकमेंड किया है पीएलआई स्कीम का एक्सटेंशन टू लेदर, फुटवेयर एंड फर्नीचर। तो गवर्नमेंट ये चीज कंसिडर कर रही है कि वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है, यानी अगर कोई कंपनी जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में है जो गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रो हो, तो उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर वो अपना बिजनेस उस सेक्टर में करें। तो ऐसे में लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, ये जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, इसकी बात करंटली की जा रही है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग, उन्होंने रेकमेंड किया कि ये 3 सेक्टर्स जैसे लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स को भी इंक्लूड किया जाए इन द पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट फ्लोट करती है। इससे एमएसएमईज को एक मेजर सपोर्ट मिल सकता है एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया की, वो काफी बूस्ट हो सकती है। ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसमें उन्होंने ये भी ऐड किया कि मोस्ट पीएलआई स्कीम्स जो है वो आउटपुट बेस्ड होते हैं और वो एक्सपोर्ट से लिंक नहीं किए जाते। अगर इनको एक्सपोर्ट से लिंक किया जाए तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी सारे मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। नीति आयोग के इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इसका भी प्रस्ताव रखा है सामने कि क्वालिटी अपग्रेडेशन फंड नाम का एक फंड बनाया जाए, जिसमें ये जो एमएसएमई कंपनीज है इनको इंसेंटिव मिल सके कि वो इंटरनेशनल क्वालिटी के बेंचमार्क्स, सर्टिफिकेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी के जो रिक्वायरमेंट्स है उनका वो पालन कर सके। सेंटर का ये कहना है कि इट इज कंसिडरिंग पीएलआई स्कीम्स टू लेदर, फर्नीचर, फुटवेयर, पर उनका करंटली ऐसा कोई प्लान नहीं है फॉर हैंडीक्राफ्ट्स जो नीति आयोग ने रिकमेंड किया है। गवर्नमेंट ने अराउंड 1.97 लाख करोड़ कमिट किए हैं फॉर वेरियस पीएलआई स्कीम्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जो स्टार्ट हुए थे 2021-22 में, जिससे मेनली स्केल वो ला सके एंड साइज बना सके इन की सेक्टर्स। ऑफ कोर्स इससे जॉब क्रिएशन का भी एक एडिशनल बूस्ट मिल सकता है। अब तक थ्रू दिस स्कीम टोटल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1.76 लाख करोड़ अब तक देखे गए हैं एंड जो क्यूमुलेटिव इंसेंटिव अमाउंट है वो अब तक सिर्फ 21,000 करोड़ की है टिल मार्च 2025। तो चाहे जो एलोकेशन है गवर्नमेंट ने वो काफ़ी किया हो, लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने कोई मेजर खर्चा अब तक किया नहीं है, क्योंकि 1.97 लाख करोड़ का कमिटमेंट है लेकिन सिर्फ 21,000 करोड़ के अब तक स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर पाई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नए पीएलआई स्कीम्स आए इन वेरियस सेक्टर्स जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि मेजर ग्रोथ आ सके। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज़ की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे, वैसे तो सारे ही जो स्टॉक वाइज न्यूज़ है आज वो रिजल्ट्स रिलेटेड ही है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक के Q1 रिजल्ट्स के साथ। तो ओला इलेक्ट्रिक के Q1 रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए, जहां पर उनका जो लॉस है वो बढ़ गया है टू 428 करोड़, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक लगभग 20% से ऊपर रहा। इसके क्या रीजंस है? अब वन ऑफ द मेन रीजंस तो ये है कि ये साल की शुरुआत एटलीस्ट अच्छी नहीं होगी, इसके इंडिकेशंस कंपनी ने ऑलरेडी दे दिए थे। तो ये चीजें कई हद तक हम कह सकते हैं कि प्राइस्ड इन थे। अब मार्केट्स कुछ चीजों में पॉजिटिवली सरप्राइज हो गया, जैसे कि उनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो थोड़े से बेटर होने लगे हैं। तो चाहे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में लॉस बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का लॉस 50% से भी कम हो गया है। तो पिछले सीक्वेंशियल क्वार्टर के मुकाबले, यानी Q4 FY25 के मुकाबले ये Q1 FY26 कंपनी के लिए काफी बेहतर रहा। थोड़ा बहुत मार्केट शेयर गेन भी कंपनी का हुआ है। FY26 के आउटलुक की अगर बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है टू सेल अराउंड 3,25,000 to 3,75,000 व्हीकल्स एंड इससे वो लगभग 4,200 4,700 करोड़ का रेवेन्यू करने का टारगेट रख रहे हैं। तो अगर ये टारगेट अचीव होता है तो भी FY26 के नंबर्स FY25 के मुकाबले फ्लैटिश ही रहेंगे। कंपनी का एक क्लियर फोकस पिछले कुछ क्वार्टर्स के बाद हो गया है कि वो एक अनसस्टेनेबल लेवल से अपने रेवेन्यूज ग्रो नहीं करना चाहते, वो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस बढ़ाना चाहते हैं एंड उसके कुछ कुछ ग्रीन शूट्स इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखने शुरू हो गए हैं। विद द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी पीएलआई बेनिफिट्स जो Q2 से उनको मिलना शुरू होंगे फॉर Gen 3 प्रोडक्ट्स,
उनके ग्रॉस मार्जिन थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज टू 35 to 40%, ऐसा कंपनी ने एंटिसिपेशन में बताया है। कंपनी ये भी एक्सपेक्ट करता है कि उनका जो ऑटो बिजनेस है वो EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में शायद मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो पॉजिटिवली उनको सरप्राइज करेंगी, इसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक कल 20% ऊपर भी रहा। टाटा टेक्नोलॉजीज के Q1 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल इट हैज बीन अनदर क्वार्टर ऑफ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज। नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% से बढ़ा है, रेवेन्यू 2% से घटा है कंपनी के लिए, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट सीक्वेंशियली यानी Q4 FY25 के मुकाबले भी 10% से गिरता हुआ दिखा इस क्वार्टर में। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें तो टाटा टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है बाय 5% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर हम Q1 FY26 को कंपेयर करें विद Q1 ऑफ FY25। मैनेजमेंट का ओवरऑल आउटलुक अगर हम देखें तो उनका यही कहना है कि वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे सीक्वेंशियल रिकवरी Q2 में देखने मिलेगी एंड एक स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ होगा ऑफ FY26। ओवरऑल ये जो पूरी टेक स्पेस है ये काफी प्रॉब्लम से जूझ रही है, क्योंकि टैरिफ्स के अनसर्टेनिटीज की वजह से उनको क्लियर नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब टैरिफ्स टेक्नोलॉजीज पर तो नहीं होते, लेकिन ये सारे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है इनके क्लाइंट्स ऐसे कंपनीज है जिनको टैरिफ्स का बहुत असर पड़ता है, और अगर क्लाइंट खर्चा नहीं करेगा तो टेक्नोलॉजी कंपनी भी सफर करेगी। एंड यही रीजन है कि क्यों TCS, इन्फोसिस, बाकी सारे जो कंपनीज है जो सर्विस बेस्ड है, वैसे टाटा टेक्नोलॉजीज कंप्लीटली सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है, पर ओवरऑल जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी, आगे हम HCL टेक की भी बात करेंगे, तो ये सारे रीजंस की वजह से सर्विस बेस्ड कंपनीज का एक कॉशियस आउटलुक हमें इस वक्त नजर आ रहा है। तेजस नेटवर्क्स के Q1 रिजल्ट सामने आए हैं। इट हैज बीन अनदर क्वार्टर ऑफ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स फॉर द कंपनी। रेवेन्यू हैज गॉन डाउन बाय 87%। अब चाहे ये नंबर्स काफी बड़े दिखे, लेकिन कंपनी के जो बिजनेस है उसका नेचर ही ऐसा है कि हमें बहुत बार लंपी रेवेन्यूज दिखने मिलते हैं एंड लंपी डी ग्रोथ भी देखने मिलती है, जैसे इस क्वार्टर में अगेन दिखने मिली है। नेट लॉस रहा इस क्वार्टर में कंपनी का अराउंड 194 करोड़ का, EBITDA भी लॉस में ही रहा। ऑर्डर बुक की अगर बात करें, अब तेजस नेटवर्क जैसी कंपनी के लिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ये सारी चीज़ों से भी ऑर्डर बुक को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका मेन क्लाइंट BSNL है। अब किसी क्वार्टर में अगर उनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी आ जाती है तो दैट गिव्स देम अ गुड पिवट कि जहाँ से वो आगे अपने नंबर्स जो है वो बेटर कर सके। तो ऑर्डर बुक Q1 के एंड में अराउंड 1241 करोड़ रही, प्लस 1500 करोड़ का डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है ऑफ अराउंड 18,700 BSNL साइट्स, जिसका ऑर्डर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी रिसीव्ड। ओवरऑल कंपनी का कहना था कि काफ़ी डिलेज रहे इस सारे क्वार्टर में, डिले हुआ इन रिसीट ऑफ परचेज ऑर्डर्स एंड शिपमेंट टू 18,000 साइट्स ऑफ BSNL 4G नेटवर्क। तो ये सारे डिलेज की वजह से मेनली उनको ज़्यादा रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो सका। तो रेवेन्यू नहीं आने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपके मार्जिन में भी हिट आ जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी आपको भरने होते हैं, राइट। एंड फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से आपके मार्जिन और भी कम नजर आते हैं। तो इसके अलावा इन्वेंट्री का भी अराइवल डिलेड रहा, शिपमेंट क्लियरेंसेस में भी कुछ कस्टमर्स के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो ये सारे डिलेज के चलते इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना था। HCL टेक्नोलॉजीज ने भी अपने Q1 रिजल्ट्स कल अनाउंस किए। 10% डिक्लाइन उन्होंने रिपोर्ट किया है इन देयर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। ये अब ऐसे टाइम पर आ रहा है, लाइक आई सेड, कि जहां पर IT सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही है विद डिमांड स्लो डाउन, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है, ग्लोबल ट्रेड टेंशन इतने ज्यादा है कि ये सारे ही कंपनीज ने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद ही बताया था कि इस साल की स्टार्ट, इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं होगी। एक कॉशियस आउटलुक करंटली है, क्योंकि मार्केट इज वेटिंग एंड वॉचिंग कि ट्रंप क्या करते हैं अपने पॉलिसीज के साथ, राइट। तो HCL के जो रेवेन्यूज है वो 8% से बढ़े हैं इस क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट्स गिरते हुए नजर आए। ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर के गिर गए हैं टू 16%। मेनली इसका रीजन कंपनी ने बताया कि उनका लोअर यूटिलाइजेशन रहा ऑफ रिसोर्सेस एंड कुछ जेन AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो थी उसकी वजह से उनको ज्यादा खर्चे करने पड़े, जिससे उनके मार्जिन्स कम हो गए हैं। HCL ने अपना FY26 का गाइडेंस हल्का सा रिवाइज किया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने अब 3 to 5% किया है, जो पहले 2 to 5% था। तो थोड़ी सी सर्टनिटी अब बेटर हो गई है, इस वजह से उन्होंने जो लोअर एंड था अपने गाइडेंस का वो थोड़ा सा बेटर किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन का भी गाइडेंस जो है वो रिवाइज किया है, एंड ये उन्होंने लोअर एंड पर रिवाइज किया है। पहले उनका कहना था कि 18 से 19% का ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस रहेगा उनका, पर इस क्वार्टर में वो कह रहे हैं कि 17 to 18% का ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस रहेगा। तो आज की न्यूज़ यहीं तक थी। अब बढ़ेंगे हम हमारे फाइनल सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर।
तो आज इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के 11th रिचेस्ट पर्सन की एज पर दी फोर्ब्स लिस्ट, एंड दैट पर्सन इज सातोशी नाकामोटो। अब इसमें बिलीव इट और नॉट वाली चीज क्या है? वो चीज ये है कि ये पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये कौन है ये कोई नहीं जानता, बट दिस पर्सन इज 11th रिचेस्ट इन द वर्ल्ड क्योंकि इनके पास बहुत सारे बिटकॉइंस है। अब सातोशी नाकामोटो जो है, ही इज कंसिडर्ड द नेम, अब ये एनोनिमस नाम भी हो सकता है, जिन्होंने बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर था वो पहले पायनियर किया था समवेयर अराउंड 2008 2009, जब बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस एक्चुअली शुरू हुआ था। तो ये नाम से ऑलरेडी काफी सारे बिटकॉइंस है, एंड अब बिटकॉइन की प्राइस जब 1,20,000 यूएस डॉलर्स के पार पहुंच चुकी है, तो जो होल्डिंग्स सातोशी नाकामोटो के नाम से है, उनकी वैल्यू अब उनको 11th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनाती है। हो सकता है इन द फ्यूचर ही माइट गो ऑन टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट हमें पता ही नहीं है कि वो पर्सन कौन है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी अभी भी एनोनिमस है। क्या ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है या ऐसा कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक अननोन कोडर है जिसने व्हाइट पेपर बिटकॉइन का बनाया था, एंड करंटली ही इज द 11th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारी वेबसाइट investchedne.in को विजिट करना मत भूलिए, अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया है तो। हमारे प्रोडक्ट जैसे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, ये सारे प्रोडक्ट्स पर आपको सब्सक्राइब करने में 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप MP50 ये कूपन कोड यूज करते हैं। तो जी हाँ, ये कूपन कोड जरूर याद रखिएगा, MP50। मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट चेक करें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। एंड ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।